नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके। बात कर लेते हैं हम कृषि जिन्सों की। जान लेते हैं आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आ रही है और किस भाव पर कारोबार कर रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसेट सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4,378 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4,360 पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4,554 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4,548 के स्तर पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि चने के अंदर एक काफी भारी गिरावट देखने को मिली थी और चना लगभग 3.5 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आया था। लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो आज चने में एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है और इसी के साथ चना हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 1987 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1982 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की गिरावट के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार गम की। तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5,960 के स्तर पर खुला और इस वक्त 5,941 पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3,871 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3,870 पर मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की खाद्य तेलों में, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 5559 के स्तर पर खुला और इस वक्त 5562 पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब रिफाइंड सोया तेल की। तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1124 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1122 पर हरे निशान के साथ एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4,398 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4,384 पर सोयाबीन लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। खाद्य तेलों में मस्टर्ड सीड और रिफाइंड सोया तेल में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज लगभग कृषि जिन्सों के अंदर मिला जुला सा ही रुझान देखने को मिल रहा है। आइए जान लेते हैं रूपा जी से कि आज के कारोबारी सत्र में कृषि जिन्स में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों में आज सोयाबीन लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, तो आज के लिए सोयाबीन में क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। 4400 के ऊपर जो भी भाव मिलते हैं वहां पर हम सेल कर सकते हैं। मैंने कल भी यही बोला था। दूसरी स्तरों पर मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर दबाव बना रह सकता है। एक दो एडिबल ऑयल है जिसके अंदर अभी तेजी देखने को मिल रही है, जैसे कि रिफाइंड सोया ऑयल है। इसके अंदर अभी प्राइसेस जो है अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने हाई पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर एडिबल ऑयल पैक के अंदर अभी खरीदारी से बचना चाहिए। और जहां तक हो सके अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा सकता है। नीचे में 4340 से लेकर ऊपर 4450-60 तक की रेंज हो सकती है, हमें देखने को मिले। 100 रुपए की रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि 4400 के ऊपर आज बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में 4360 तक बाजार एक बार जा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर रिफाइंड सोया तेल हो, उनमें अभी फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए और ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। वहीं रूपा जी, अगर सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, सीपीओ में अखिलेश, जैसा कि हम टेक्निकली देख रहे हैं कि 940 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, सस्टेन नहीं है मार्केट। तो कल भी हमने देखा था कि 940 के ऊपर गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 939 के आसपास देखने को मिली है दिसंबर वायदा में। वहीं जनवरी वायदा की बात करें तो उसमें भी 939 रुपए के आसपास ही हमने क्लोजिंग देखी थी। तो मुझे लगता है कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो 940 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, जो कि उसको वापस से 980 तक ले
जा सकता है, लेकिन स्टिल अभी मार्केट जो है 940 तक जाता है, लेकिन वहां से एक बार दबाव देखने को मिलता है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। 10 से 20 रुपए की और तेजी मैक्सिमम हो सकता है आपको सीपीओ में देखने को मिले, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी बाजार काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी तेजी का रुझान बना है। लेकिन फिजिकल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एज ऑफ नाउ कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि जिसकी वजह से एडिबल ऑयल पैक के अंदर बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी वेट करें, ऊपरी स्तरों पर बिपाली एक बार हावी हो सकती है और बाजार एक बार नीचे लुढ़क सकते हैं। जी रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें से एक है वशराम जोशी जी, जो कैस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कैस्टर में 5,000 का रेट दिख सकता है? देखिए नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल है कैस्टर के अंदर 5,000 एक्सपेक्ट करना। अभी बाजार जो है यहाँ से अभी 4350 के आसपास चल रहा है। 4200 से लेकर 4400 की रेंज है। 4400 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो 4600 तक मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है। अभी पीछे जो चाइना की डिमांड निकली थी, एक्सपोर्ट डिमांड निकली थी, उसकी वजह से कैस्टर के अंदर उछाल आया था, लेकिन अभी वापस से बाजार सुस्त हो चुके हैं और ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जब दबाव देखने को मिला तो कैस्टर की कीमतों के अंदर भी हमें दबाव देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि कैस्टर की कीमतें अभी थोड़ा सा आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 4320 के अराउंड नीचे जा सकती हैं और ऊपर में 4380 के बीच में ट्रेड कर सकती हैं अपसाइड मोमेंटम में। तो ये एक रेंज हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। स्टिल बाय ऑन की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, लेकिन लंबी तेजी अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और 5,000 का स्तर अभी बहुत दूर है। जी वही रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जीतू चौधरी से। जीतू चौधरी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन के अंदर 4500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं? देखिए सोयाबीन के अंदर 4500 का स्तर बड़ी बात नहीं है, देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले ही देखा था सोयाबीन 4460 से लेकर 4480 तक गया था, लेकिन 4500 के आसपास पे घूमा है। 4500 के को टच नहीं कर पाया था। तो अभी भी बाजार जो है वहां से वापस से 100 रुपए नीचे लुढ़क चुका है। तो इसीलिए 4500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है सोयाबीन तो एक लंबी तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 4500 का स्तर टच कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और इसीलिए बाजार जो है वहीं से घूमते हुए नजर भी आए हैं और आज भी दबाव मुझे लगता है कि बढ़ सकता है। 4380 से 4360 तक गिर सकता है। रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा भी वीकनेस भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाजार जो है एक ऊपर नीचे उठा पटक करता रहेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे वीक लगता है और 4500 का स्तर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक 4480 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक तेजी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर जैसे कि रिफाइंड सोया तेल है, उनमें ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए, फ्रेश बाइंग नहीं लेनी चाहिए। तो क्या बिकवाली कब से करनी चाहिए? हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, रमन जादव जी, जो जानना चाह रहे हैं कि सोया ऑयल में सेल करके चलना तो चाहिए, लेकिन कब? देखिए अखिलेश, ये लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, इन लेवल्स पर भी सेलिंग की जा सकती है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि बाजारों में उठापुटक देखने को मिलेगी, यहाँ से हो सकता है आपको 10-20 रुपए की और तेजी देखने को मिले, लेकिन वो कितनी सस्टेनेबल होगी ये देखना होगा, क्योंकि ये तेजी मुझे ऐसा लगता है कि ये तेजी बनाई गई है। ऐसे कोई एज सच इतनी कोई बड़ी डिमांड अभी मार्केट में आई नहीं है जिसकी वजह से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे। और अब जो मार्केट है यहाँ पर सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होगी। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिकवाली भी लेनी है तो इन लेवल्स के ऊपर भी ले सकते हैं, एकदम से पूरा पोजीशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा माल आप धीरे धीरे करके लिक्विडेट करें, थोड़ा और ऊपर जाए फिर वहां से आप बिकवाली कर सकते हैं और उससे थोड़ा अगर 10 रुपए की और तेजी आती है तो वहां पर कुछ एक माल बिकवाली की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा मैक्सिमम अगर तेजी आई तो 20-1 रुपए की और तेजी ऑयल के अंदर आ सकती है, उससे ज्यादा तेजी मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। और वहां से जब करेक्शन आएगी, आप देखिए ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास 20 से 30 रुपए का ही मोमेंटम है, लेकिन नीचे गिरने के लिए बहुत लंबी गिरावट जो है हो सकती है, जो कि आपको 900-800 के भी स्तर दिखा सकती है। तो मतलब गिरावट के लिए 200 से 300 रुपए का पॉइंट है और ऊपर जाने के लिए 20-40 ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट ऊपर मार्केट जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बाजार इतने ऊपर सस्टेन करेंगे, लेकिन जो तेजी बन रही है इस तेजी के अंदर लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करनी चाहिए। जी रूपा जी, वहीं से उसी के साथ अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में हमने कल देखा कि धनिया काफी अच्छा खासा हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया था। तो आज के लिए मसालों में क्या रणनीति रहेगी? देखिए मसालों के अंदर अभी अखिलेश ट्रेंड तो वीक ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कोई बहुत ज्यादा डिमांड पिकअप नहीं हो रही है।
ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, मसालों का आगे आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में बाजारों के अंदर एक दबाव देखने को मिल जी। रहा है, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो। लेकिन आज जो बाजार थोड़ा सा मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते बाइंग करनी चाहिए। देखिए, मैं मसालों में हमेशा से बुलिश रही हूँ कि निचले स्तरों पर आप खरीदारी के मौके ढूंढें, जब भी बाजार जी। गिरे आप वहां पर खरीदारी की पोजीशन ले सकते हैं। रेंज बाउंड है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ से मंदी नहीं है मसालों के अंदर। भी गिरावट आती है तो वहां पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा कि जब से ये कारोबारी सप्ताह शुरू हुआ है तब से बिनौला खल में एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो बिनौला खल में क्या रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए? देखिए, बिनौला खल में आज थोड़ा सा बाजार संभलते हुए नजर आए हैं कल की गिरावट के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपर में 2060 से अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको 2120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और लंबी तेजी की अगर बात करें तो 2300 के स्तरों के लिए कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर खरीदारी की जा सकती है। जनवरी वायदा में नहीं तो फरवरी वायदा या मार्च वायदा में मुझे लगता है कि 2300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो आप उन स्तरों पर उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसी के साथ अगर बात करें कपास की, तो कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका सवाल कपास को लेकर, वो जानना चाहेंगे कि कपास में अभी कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है और कपास के अंदर अभी क्या करके चलना चाहिए? देखिए, कॉटन की अगर हम बात करें या कपास की बात करें तो मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। जी। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज वायदा के अंदर कॉटन के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है एमसीएक्स पर, जबकि एनसीडीएक्स की बात करें तो एनसीडीएक्स के अंदर कपास के अंदर आज पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था सुबह जब बाजार खुले थे। लेकिन अभी जो है एक सीमित दायरे में हल्के लाल जी। निशान के साथ इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। मुझे लगता है कि जनवरी वायदा की अगर हम एमसीएक्स पर कॉटन की बात करें तो ऊपर में 20,400 से 20,600 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे में 20,000 एक अहम सपोर्ट रहेगा, और ऊपर की अगर हम बात करें तो 20,600 से 20,800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और लंबी तेजी की बात करें तो 21,000 से लेकर 21,500 का स्तर कॉटन में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कॉटन के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ली जा सकती है। जी। कॉटन के अंदर बाय ऑन डिप यानी निचले स्तर पर बिकवाली कर, कॉटन के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आज दोनों ही एनसीडीएक्स पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आज आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज मुझे लगता है कि 5980 के आसपास ग्वार गम बेचना चाहिए। नीचे में 5880 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो आज 3880 पर बिकवाली कर सकते हैं 3920 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में 3820 से लेकर 3800 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चने की दाल दलहनों में, तो चना भी आज हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो चने में आज क्या सलाह रहेगी? देखिए, चने के अंदर मुझे तो बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से दिखाई नहीं देती है। चने के अंदर दबाव बना रह सकता है, इसलिए खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल हम हाजिर मंडियों में भी बाजारों के अंदर एक दबाव देख रहे हैं। फ्यूचर के अंदर भी चने के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है डाउन साइड का। देखिए, जो लगातार बाजार गिरा था उसके बाद एक रिकवरी हो सकती है, 4580 4600 तक जा सकता है। नीचे में मुझे लगता है कि 4500 का स्तर कभी भी टूट सकता है, तो इसीलिए ऊपरी स्तरों पर चने के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो धान और चावल के बारे में अपडेट जानना चाह रहे हैं कि अभी धान और चावल में अभी और कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है और जो भाव है वो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, धान के अंदर मैंने अखिलेश कल भी बताया था कि जो 2700 के आसपास भाव देखने को मिल रहे हैं वो 3000 तक है। अब 200 से 300 रुपए की तेजी धान के अंदर अभी भी करंट स्तरों से देखने को मिल सकती है, और चाहे वो बासमती हो, पूसा 21 हो, इन सभी के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो मंडियों के अंदर आवक भी काफी जबरदस्त पहुंच रही है। इस वजह से बाजारों के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ अब नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, जो आपने धान और चावल के स्टॉक के लिए सलाह दी थी कि ज़्यादा स्टॉक ना करें, स्टॉक करके चल लें, क्योंकि जैसे कि निर्यात भी चालू हो चुका है भारत से चाइना को, तो क्या अभी भी स्टॉक के लिए वही सलाह रहेगी कि ज़्यादा स्टॉक ना करके थोड़ा स्टॉक करें और बाकी माल लिक्विडेट करते रहें?
देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत मजा, अगर आपने निचले स्तरों पर खरीदारी की हुई है तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ओवरऑल ट्रेंड देखिए अभी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। डिपेंड, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आंकड़ों के ऊपर काफी हद जी तक डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपोर्ट किया जाता है और किस क्वालिटी का माल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर एक्सपोर्ट डिमांड निकलती भी है तो तभी बाजारों के अंदर 200 से 300 रुपए की तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकती है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं में अभी और कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है अखिलेश। बाजार मोमेंटम अपसाइड का ही है, गिरावट भी नहीं है। जी गेहूं के अंदर अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। अभी जो भाव चल रहे हैं वहां से मुझे लगता है 1960 के आसपास आई थिंक मंडियों में गेहूं की प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। और कुछ एक देखा जाए तो आवकें भी बहुत अच्छी खासी है। नीचे में भाव 1450 है और ऊपर में 1960 रुपए हमने देखे हैं। तो मैक्सिमम अगर तेजी बनती भी है 1450 वाला 1500 तक हो सकता है और 1960 वाला 2000 रुपए तक प्रति क्विंटल तक जा सकता है। बस 20 से 40 रुपए की तेजी की एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा लंबी तेजी नहीं है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें अगर मंडियों में प्याज के आवकों की और भाव की, तो सरकार ने भी फैसला लिया है कि सरकार अपना बफर स्टॉक बढ़ाएगी, जिससे कि अगर कभी भी देश में प्याज की किल्लत होती है या फिर भाव ऊंचे जाते हैं तो सरकार उन पर अंकुश लगा सके। इसलिए सरकार ने अपना बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन भी कर दिया। तो इसका असर भी साफ साफ प्याज की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। तो अब प्याज के भाव और बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं? देखिए प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज के दाम पहले के कंपैरिजन में अभी कम हुए हैं। दरअसल देखा जाए तो नई क्रॉप आई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक दबाव देखने को मिला है। सप्लाई अब अच्छी खासी देखने को मिल रही है और इस वजह से कीमतों के अंदर प्रेशर है। जो पीछे अराइवल के चलते जी जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था, जो कीमतों के अंदर तेजी आई थी, अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई है। और देखा जाए तो पुराने प्याज की कीमतें भी गिरती हुई नजर आई हैं। तो मुझे लगता है कि अब दबाव बना रह सकता है, अब तेजी की गुंजाइश नहीं है। और आगे नई क्रॉप आएगी उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। जिनके पास भी रखा हुआ है मेरे हिसाब से फौरन उसको एग्जिट कर देना चाहिए। जी। रूपा जी, प्याज का पूरा स्टॉक बेच के चलें या फिर थोड़ा बचा के भी चलें? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब बचाने का कोई फायदा है, क्योंकि नई क्रॉप आ चुकी है तो अब दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। आगे फर्दर कैसा रहेगा थोड़ा सा इसके ऊपर देखना होगा कि क्रॉप कैसे निकल कर आती है। लेकिन अभी मंडियों में माल पहुंच रहा है, डिमांड मीट हो रही है और सरकार भी बफर स्टॉक बनाने की बात कर रही है। तो अब कीमतें जो है वो स्टेबल रहेंगी, कोई लंबी तेजी अब नहीं बनेगी। और आने वाले टाइम में भी जो कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिलता था हर साल, मुझे लगता है उस पर भी अब अंकुश लगता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें अगर आलू की, तो आलू में भी हमने देखा कि आलू के भी भाव कहीं ना कहीं अच्छे खासे मिल ही रहे थे थोक मंडी के अंदर भी। लेकिन अब वही आलू 500, 600, 700, ज़्यादा से ज़्यादा 900, 950 रुपये प्रति 50 किलोग्राम इसी दायरे में सीमित रह गया है। तो क्या आलू में भी यही सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल आलू के अंदर भी दबाव है। अब आलू की कीमतें भी इसी रेंज के बीच में घूमती हुई भी नजर आ सकती हैं और आगे आने वाले टाइम में दबाव बन सकता है, जी क्योंकि इसकी भी नई अराइवल्स आ चुकी है मार्केट के अंदर। चाहे वो आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, इन तीनों ही कमोडिटीज के ऊपर आने वाले टाइम में दबाव बन सकता है। क्योंकि अभी पीछे भी हमने देखे थे कि आवक बढ़ने से कीमतें में लगातार गिरावट आई है। पिछले 10 दिनों में आलू जी के रेट में अगर देखा जाए तो 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आगे भी दबाव जो है वो बना रह सकता है। और आलू हो, लहसुन हो और प्याज, इन सभी कमोडिटीज के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज खाद्य तेलों के अंदर जो फ्रेश एंट्री है, जो फ्रेश नई खरीदारी से बचना चाहिए और ये जो स्तर मिल रहे हैं ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में उन्होंने बताया कि चने में ज़्यादा लंबी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। चने में भी अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, इसलिए चने में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं बात करें अगर लहसुन, प्याज और आलू की, तो आलू, प्याज और लहसुन की कीमतें अभी जितनी मिल रही है वो ठीक ही मिल रही है। हालांकि कम है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली है। सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसका सीधा असर प्याज, आलू, लहसुन की कीमतों पर देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो इसलिए उनकी तरफ से ये सलाह थी कि आलू, प्याज और लहसुन को लिक्विडेट करके चलें। जो भाव मिल रहा है ऊपरी स्तरों पर भाव पर आप अपना स्टॉक निकाल के चल सकते हैं, अपना स्टॉक बेच के चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों के में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राधा मोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी कैलाश चौधरी। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है कर्ली स्ट्रेटनर।